हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही अच्छे हमारे मेहमान, और इनसे हम पुलिस के हवाले से भी बात करेंगे और ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे बल्कि पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे कि इनकी ज़िंदगी में मज़ीद कैसे वो मोटिवेशन आई कि ही जॉइंड पुलिस फोर्सेस एंड ऑल. सो वी आर वेरी लकी इनफ टू हैव एडिशनल IGP डॉक्टर जमील अहमद साहब विद अस टुडे. सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला. इट रियली इज़ एन ऑनर टू हैव यू. My pleasure. It's an honor for me to be here at Indus University and in your studio. Thank you very much for inviting me here. थैंक यू सर. सर ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी जा रही है? मुझे तो लगता है कि बहुत तेज़ जा रही है, बड़ी डिफरेंट जा रही है. आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? It's wonderful. It's exciting. अच्छा. It's challenging. That's how life should be. Otherwise, तो it becomes monotonous and boring. तो चैलेंजेस तो पसंद है पुलिस आपको क्या? की तो जिंदगी इज फुल ऑफ चैलेंजेस. अभी मैं आपकी यूनिवर्सिटी आ रहा था और मुझे नहीं पता था कि शारे फैसल पे एक लंबी रैली जा रही है, एंड आई हैड टू बी हियर एट एग्जैक्ट 12 midday और आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. तो बहरहाल फिर कुछ प्रैक्टिकल हमारे मेथड्स होते हैं, एंड आई वाज हियर एट 11:59. Right. So I enjoyed it. It was a challenge. सही. So पुलिस की लाइफ में तो डेली चैलेंज होते हैं और अनएक्सपेक्टेड चैलेंज होते हैं. They just crop off from somewhere. You know, a small country with almost 250 million or 300 million people living here. तो you can have problems anytime, anywhere. ये तो सर हकीकत है. सर ये बताएं कि इस सफ़र का आगाज़ जो हुआ वो किंग एडवर्ड कॉलेज में आप तालीम पजीर थे और फिर आपके एक कॉलीग थे या दोस्त थे मेरे ख्याल है, उन्होंने कहा कि यार चलो टेस्ट देते हैं. क्लास फेलो थे आपके और आपने टेस्ट दिया. सर वो क्या कहानी हुई, कैसे इस तरफ आना हुआ, वो ज़रा बताइए. मैं स्टूडेंट था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में, और आपको पता है मैं चूँकि बेसिकली साहिवाल से बिलोंग करता हूँ तो हम हॉस्टल में रहते थे. सही. तो मेरे जो रूममेट थे डॉक्टर सुहेल रियाज, उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था. तो हमने अपने तमाम प्रोफेशनल एग्ज़ाम इकट्ठे तैयारी करके दिए. वो एक दूसरे से सवाल जवाब करके, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कशन करके. तो जब हमने फाइनल प्रॉफ दे दिया तो उसने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि मैं CSS करना चाहता हूँ और आप मुझे उसमें कंपनी दो. अच्छा. तो वी हैड अबाउट 3.5 months. हम 10-12 दिन के टूर पे चले गए कागानाराम. अच्छा. वहाँ से आए और लाहौर में पुरानी नारकली है, वहाँ पे एक बुक डेपो है, वहाँ से हमने किताबें ख़रीदी और कोई भी सब्जेक्ट मेडिकल का नहीं था. हमने जो ऑप्ट किए उनमें पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, हिस्ट्री ऑफ USA और पंजाबी थे. तो यूनियन बुक डेपो, मुझे अभी उसका नाम याद है, उसने हमें एक ढेर हीप ऑफ बुक्स दे दिया बांध के, 2 सेट बना के. तो हम वो लेके अपने हॉस्टल में आ गए और वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया. कोई ट्यूशन नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है, कहीं हम नहीं जा रहे. अब वो सब किताबें हमने खुद पढ़ी 3 महीने, और जाहिर है लोगों को पता चल गया कि हम CSS दे रहे हैं और लोगों ने हमें थोड़ा और तरह से देखना शुरू कर दिया. हमारी इज्जत का मसला बन गया. तो हमने वैसे ही कोई डेली कोई हम 13-14 घंटे पढ़ते थे जैसे मेडिकल के लिए पढ़ते थे, और हमने रिटर्न दे दिया. दोनों का क्लियर हो गया. उधर मेडिकल का भी पंजाब में उस वक्त 1000 पोस्ट थी मेडिकल डॉक्टर्स और डेमोन्स्ट्रेटर्स की. अच्छा. तो उसका पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब के वो इम्तिहान और इंटरव्यू किया. ठीक है. तो आई फिनिश 9th, मतलब 3-4 हज़ार डॉक्टरों ने वो दिया, तो मेरा 9वां नंबर आया उसमें. तो जो टॉप 10 थे उनको किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जिसे अब यूनिवर्सिटी कहते हैं, उनमें डेमोन्स्ट्रेटर की जॉब ऑफर की गई. पढ़ाई में यानी आप अच्छे थे शुरू से? जी. तो मैं फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट जो डील करता है मेडिसिन कि मेडिसिन होती क्या है, फार्मूला क्या है, ये कैसे इफेक्ट करती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह वगैरह, उसमें मैंने 6 महीने पढ़ाया भी. अच्छा. उसी दौरान ही मेरा इंटरव्यू हुआ CSS का, हम दोनों का ही हुआ, और उसके बाद फिर रिजल्ट आ गया. घर पे क्या माहौल था? घर पे सब वालिदैन वगैरह सब राजी थे कि भाई आप इस फील्ड में जा रहे हैं या आप तो डॉक्टर बन रहे थे? सो हाउ दे वर फीलिंग ऑन द इनसाइड? वर दे सपोर्टिव टू यू? मैं आपको बताऊं कि जब हमने किताबें ली और पढ़ाई शुरू की ना, तो लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया. उनको शक हो गया कि ये कर ना लें. अच्छा. उसके बाद जब मैं साहिवाल घर जाता था तो मैंने फील किया कि उनका भी बिहेवियर चेंज हो रहा है. और जब रिजल्ट भी आ गया और जब हमने कर लिया, तो वही हेल्थ डिपार्टमेंट लाहौर सेक्रेटेरिएट में, जहाँ एंटर होने के लिए हमें वेट करना पड़ता था, कार्ड बनवाना पड़ता था वगैरह वगैरह, वहाँ पे अब शू करके हम अपने डिपार्टमेंट में
और वहाँ पे वो हमें फौरन मिलते थे जो भी डेप्टी सेक्रेटरी सेक्शन ऑफिसर्स वगैरह होते थे और यू नो तो न्यूसेंस वैल्यू वाइज टू टेल यू फ्रैंकली आवर सोसाइटी इज पावर ओरिएंटेड। तो इवन रिलेटिव्स का बिहेवियर चेंज हो गया, दोस्तों का, क्लास फेलोज का बिहेवियर चेंज हो गया। दो आई थॉट दैट मेडिकल इज अ बेटर प्रोफेशन, एक स्किल है आपके पास, यू आर अ प्रोफेशनल, बट प्रैक्टिकली आई एम शेयरिंग विद यू ऐसे कि लोगों ने हमें और तरह से ट्रीट करना शुरू किया। और जब मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा तो उसने मुझे काफ़ी ज़माना बेहतर है, आप ज्वाइन कर लो सिविल सर्विसेज अकेडमी। बट आर यू सेटिस्फाइड नाउ विद दिस कि यू आर प्रैक्टिसिंग दिस, यू नो, द फोर्सेस एंड ऑल? Rather I was happy as a doctor, I'm happy as a police officer. Both deal with people in distress. जब लोग मुश्किल में होते हैं, इमरजेंसी में होते हैं, परेशान होते हैं, तभी इन दोनों प्रोफेशनल्स के पास आते हैं। तो मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भी काम करके मैंने देखा है जो सबसे ज़्यादा एक्टिक होती है, जिस तरह यहाँ जिना की होगी या सिविल हॉस्पिटल की होगी, तो पुलिस का काम भी ऐसे ही है। अच्छा, और मेडिकल का नॉलेज बड़ा यूजफुल होता है। जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, फोरेंसिक मेडिसिन जो है, वो इन्वेस्टिगेशन के एंगल से बड़ी यूजफुल होती है। राइट। तो बचपन में सर कैसे थे? शरारती थे या निडर से थे? वही अभी जो एक जो रंग आता है, अब क्या ऐसा कुछ बचपन से कोई ग्लिम्स है या अभी भी आप मतलब शरारती वाला कोई सिलसिला था? स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने सारी स्पोर्ट्स खेली हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स मैं स्कूल में हॉकी का कैप्टन था, कॉलेज में भी हॉकी का कैप्टन था, मैंने पंजाब लेवल पे हॉकी खेली है और सारी स्पोर्ट्स की। क्रिकेट तो आपने भी खेली होगी, स्क्वाश, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, यू नो, जो पाकिस्तान में खेलते हैं सब खेली हैं। आर यू सेटिस्फाइड सर विद बात कर लेते हैं हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ पुलिस अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट की उनकी जो ट्रेनिंग दी जा रही है, या आपको क्या सपोर्ट मिलती है सर दूसरे इदारों से रिलेट? क्योंकि जाहिर है आप तो दहशतगर्दों से भी लड़ रहे हैं, आप तो टेररिस्ट प्रोग्राम से। तो मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो डीआईजी ट्रेनिंग सिंध थी। अच्छा। तो उसमें मैंने ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट शामिल कराया सिलेबस में। पहले इट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अनदर सब्जेक्ट। तो मैंने 100 मार्क्स का तमाम जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो प्रमोशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, फ्रॉम वन रैंक टू दी अदर, कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल टू एएसआई टू सब इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर। और जो नए रिक्रूट्स होते हैं, जैसे आज हमने आपके स्टूडेंट्स से मुलाकात की है, तो इनिशियल जो रिक्रूट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसमें भी शामिल किया। अच्छा, ये तो और हमें बहुत सी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें मदद करती रहीं। हमारे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उन्होंने भी हमारी बड़ी मदद की। और वो हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस में, यहाँ कराची में 2 मशहूर हैं, एक सईदाबाद ट्रेनिंग कॉलेज है, एक रज़ाकाबाद ट्रेनिंग कॉलेज है, जिसके मकसूद मेमन भी हेड रहे, जो हम बात कर रहे थे पहले। तो यहाँ पर लॉयर्स भी आते थे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आते थे। एक आपकी शहरी ऑर्गेनाइजेशन है कराची की, उसमें बड़े नामवर लोग हैं, वो लोग भी। और हमारे रिटायर्ड आईजी कुछ खवातीन हैं, उनकी CSOs हैं, वो लोग भी हमसे तावन करते रहे। फिर हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बड़ा हासिल रहा है, अब भी है। उसमें स्पेशली जर्मनी, UK, फ्रांस, USA, ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने अपने टेन्योर में एज डीआईजी ट्रेनिंग देखा कि दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल। वो हमें इक्विपमेंट भी देते थे, टेक्नोलॉजी भी देते थे, ट्रेनिंग भी देते थे। राइट। अच्छा, अभी आपने जैसे बात की थी फॉरेंसिक लैब्स वगैरह की, उसकी आपने थोड़ी सी कुछ आप कह रहे थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पंजाब में हमने देखा कि एक तब्दीली डेफिनेटली वहाँ पे आई है, और ये लैब्स वगैरह जो होती हैं, अब तो आपको पता है सर साइंटिफिक मॉडर्न मेथड्स बड़े आ गए हैं, इन्वेस्टिगेशन बड़ा एक दुनिया में क्या चल रहा है, आ गए हैं उससे। तो आपको नहीं लगता कि सिंध में भी बड़ा इस पे काम करने की ज़रूरत है अभी? फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है केसेस की इन्वेस्टिगेशन में, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है, उसमें मर्डर भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, रेप भी है, अननेचुरल ऑफेंस भी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह के बहुत से केसेस बच्चों के साथ पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो फीमेल्स के साथ हो रहे हैं। तो उसमें ये लैब बहुत अहम रोल प्ले करती है, बिकॉज इसकी फाइंडिंग्स वो साइंस बेस्ड होती हैं, कंक्लूसिव होती हैं मोर और लेस इन सर्टेन केसेस। तो लाहौर में जो उन्होंने बनाई है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की है। अच्छा। और मुझे इस यूनिफॉर्म की वजह से पूरी दुनिया देखने का इत्तेफाक हुआ है, और जो मोस्ट एडवांस पुलिस फोर्सेस हैं दुनिया की, उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, चाहे वो चाइनीज़ हो, US हो, ब्रिटिश हो, ऑस्ट्रेलियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो।
तो उन तमाम को ऐसी सोफिस्टिकेटेड लैब की सपोर्ट होती है जिसकी वजह से बाज़ का वो कई साल एक केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं और उनको फिर ब्रेक थ्रू मिल जाता है, बाज़ का फ़ौरन भी मिल जाता है। तो these labs play a very very important role in today's policing, modern policing. Right. So we definitely need an equally good or even a better lab, forensic science lab here in Karachi also. हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे जामशोरो में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक लैब है, एक लैब यहाँ कराची में भी है. Those are good enough. Right. But there are better labs available and we can definitely make improvements. Right. Sir, women protection सेल आपने मेरे ख्याल है उसमें बड़ी आपने खिदमत दी और ये जिरगा जो केसेस सारे थे आपने उस पर बड़ा वो देखा, लोगों ने बड़ा उसको सराहा भी. तो आप बड़ा इसके अंदर अपना एक अहम किरदार अदा करते रहते हैं. मैंने देखा था आपने वर्कशॉप्स भी अभी आपने एक करा रहे थे और उसमें आपने अपने पेरेंट्स दी थी. कितना ज़रूरी है वो सब एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए? आप क्या उस पर कहना चाहेंगे? यार कराची में बैठे हुए लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं कि सक्खर डिवीज़न में क्या हो रहा है, लाड़काना डिवीज़न में क्या हो रहा है. वहाँ पर ऑनर किलिंग होती है, वहाँ पर ट्राइबल फ्यूड्स होते हैं. 21st सेंचुरी में कबीले आपस में लड़ते हैं छोटी छोटी बातों पे, कोई बच्चों की लड़ाई पे, कोई एक के जानवर दूसरे के खेत में चले गए, बस जो पीस ऑफ लैंड का डिस्प्यूट है और उस पर दर्जनों लोग मारे जाते हैं. कई साल ये जंग चलती रहती है. फिर कच्चे के इलाके में डकॉइट्स हैं, वो अब फ़ोन पे व्हाट्सएप पे लेडीज़ वॉइस में लोगों को ट्रैप करते हैं. अच्छा. हनी ट्रैप हम उसे कहते हैं. उनको कराची से, हैदराबाद से, नवाबशाह से, मीरपुर खास से ट्रैप करके वहाँ बुलाते हैं और फिर हॉस्टेज बना लेते हैं. और भोले लोग चले जाते हैं. तो ये सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं. आजकल मैं हैदराबाद रीजन में हूँ जिसमें हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर खास डिवीज़न और नवाबशाह डिवीज़न या शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न है. यहाँ पे उस तरह के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुसाइड का इशू है. तो ये सारी चीज़ें मैंने देख के ये फील किया कि ख़ास तौर पे सक्खर रीजन में जिसमें लाड़काना डिवीज़न और सक्खर डिवीज़न आता है, वहाँ ख़वातीन के हालात बहुत बुरे हैं. ऑनर किलिंग बहुत हो रही है, टॉर्चर बड़ा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ी हो रही है, चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, जिरगा हो रहा है. Laws were available, they were not being implemented, they were not being enforced. तो हमने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ FIR काटनी शुरू की, पर्चे दर्ज करने शुरू किए. उससे we were able to stem the rod. जिसने जिरगा किया बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए, मतलब एक तो होता है ना कि कोई सुलह करा रहा है, एक कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करती है, लेकिन वो किसी ऑफिशियल चैनल, किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए. ये नहीं कि कोई सरदार, कोई फ्यूडल लॉर्ड जो है वो खुद ही से अपनी मर्जी से फैसला कराए. और वनी का प्रॉब्लम कि दो फैमिलीज का झगड़ा है और एक फैमिली की बच्चियां दूसरी फैमिली को दे देंगे उन बच्चियों से पूछे बगैर, और फिर उनको पढ़ाना है नहीं पढ़ाना वो दूसरी फैमिली की मर्जी है, उनकी शादी कब करनी है नहीं करनी उनकी मर्जी है. इस तरह के बहुत से सोशल इश्यूज हैं विच प्रॉम्प्टेड मी कि मैं विमेन प्रोटेक्शन सेल्स वहाँ हर ज़िले में कायम करूँ. फिर मैंने उसमें चिल्ड्रन का एलिमेंट भी ऐड कर दिया, उसको हम विमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल कहने लगे. वो 8 अजला में और मेरे अपने ऑफिस में और DG लाड़काना के ऑफिस में बना. दे हैव बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब. फिर यहाँ हैदराबाद रीजन में मैंने 17 इसी तरह के सेल्स बनाए हैं और यहाँ पर मैंने ट्रांसजेंडर्स को भी इसमें ऐड कर दिया है, बिकॉज बच्चों और औरतों से भी ज़्यादा इस मुल्क में ट्रांसजेंडर्स जो आई बिलीव आर ह्यूमन बीइंग्स. लोग उनको समझते हैं जैसे वो कोई सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. दे आर नॉट, देयर ह्यूमन बीइंग्स. वो किसी घर में पैदा होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं और उनको रिडिक्यूल लोग करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, नोबडी टेक्स केयर ऑफ देम. तो अभी इन्हीं सेल्स को मैंने शी मेल्स की प्रोटेक्शन की रिस्पांसिबिलिटी दी. दर्दनाक बातें हैं जो आप बता रहे हैं. आप तो दिस इज हैपनिंग इन 21st सेंचुरी इन पाकिस्तान. तो उसमें हमें मीडिया का भी बड़ा तावन हासिल रहा है. सोशल मीडिया हमें बड़ा सपोर्ट करता है. हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से मिलती है. हमने डेडिकेटेड नंबर व्हाट्सएप पे दिए हुए हैं, लैंडलाइंस दी हुई हैं जिस पे अगर कोई फिज़िकली नहीं आ सकता, पहुंच नहीं सकता, तो वो फ़ोन करके हमारी फ़ीमेल जो इंचार्जेस हैं हर ज़िले में, मेरे ऑफिस में
DIGs के ऑफिस में उनको बता सकती हैं। और फिर आपको पता है द वर्ड्स स्प्रेड्स। अच्छा, बड़े शहरों में जैसे हैदराबाद है, कराची है, जो स्कूल कॉलेजों की बच्चियां हैं उनके बड़े मसाइल हैं। साइबर स्पेस पे उनको हैरेस किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। हर इंसान टीन एज में गलतियां कर लेता है, तो उसमें कुछ चालाक होशियार लोग उनको फिर ट्रैप कर लेते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको फिजिकली अब्यूज करते हैं, उनको कहते हैं घर से पैसे जो भी हैं उठा के ले आओ, जेवर ले आओ, और फिर कुछ बच्चियां तो खुदकुशी तक करने पे मजबूर हो जाती हैं। तो इन तमाम केसेस में वी ट्राई एंड हेल्प देम। सर, मैंने अपने अभी इब्तिदा में एक बात कही थी और मैंने कहा था कि बहुत ज़रूरी है डायलॉग का होना, बहुत ज़रूरी है गुफ्तगू हो बैठ के, ताकि आवाम के दरमियान और कोई भी इदारा हो उसके दरमियान एक ब्रिज कायम हो, एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो। आपने जैसे बात की इंटरनेशनली आपने इतने विजिट्स किए, ट्रेनिंग हासिल की, और इदारे के और भी जो आला हुकाम है वो इस तरीके से करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा सर, जैसे आप तो बल्कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते हैं, मैं समझता हूँ कि जो सीख के आ रहा है या जो ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती है, अगर वो ऑफिसर्स को या सिपाहियों को उन तक वो डिलीवर हो, वही मेरी वाली बात की, अगर लीडरशिप अच्छी हो तो वो बिहेवियर बहुत चेंज हो जाएगा। मैं आपको बड़ी एक बात कहूँगा कि जब आपको पता है जब कोई क्राइम हो जाता है ना या कोई मसला होता है किसी आदमी के साथ, मैं समझता हूँ कि उसको शायद वो चीज़ नहीं चाहिए होगी। सबसे पहले उसको एक दस्ते शफकत चाहिए होता है, उसको बस ये होता है कि मेरी सुन लो, मेरा मसला सुन लो, मेरी FIR कट जाए, मेरे मामला हल हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन एक सपोर्ट मिल जाए। तो सर ये बिहेवियर जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। आप क्या कहेंगे इस पर? जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है ना, तो उसे हम हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं। अगर डॉक्टर पेशेंट की तसल्ली से हिस्ट्री 5, 10, 15 मिनट ले सुने उसकी बात, उसकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। बस आपने जवाब दे दिया बात। बिल्कुल ऐसे ही अगर पुलिस स्टेशन पे कोई आए और हमारे फ्रंट डेस्क पे या किसी भी ऑफिसर के पास वो जाए और वो उसको टाइम दे, वो उसकी बात सुने, वो उसको गाइड करे, तो वो उसका आधा मसला हल हो जाता है। जी। तो आई कैन नॉट डिसएग्री विद यू ऑन दैट। और हम लोग जो भी बाहर से ट्रेनिंग्स लेते हैं, हम कोशिश करते हैं जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं कि हम उन एक्सपीरियंसेस को यहाँ भी इंट्रोड्यूस करें, अच्छी चीज़ों को यहाँ पे भी रेप्लिकेट करें। राइट जमील साहब, अभी कोरोना की वजह से शायद गालिबन बड़ा स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ सोशल मीडिया की, क्योंकि आपने बात की, कैमराज लगे होते हैं, वीडियो में भी आ रहा होता है, वो शेयरिंग भी कर रहे होते हैं, आवाम भी शेयर कर रही होती है, भाई पकड़े जाएँ, ये हो जाए, वो हो जाए, और बड़ी इस पर सर कैमराज वगैरह दूसरे ममालिक में गली गली में लगे हुए हैं, मोहल्ले मोहल्ले में हैं, और बड़ा उससे एक अच्छा रिजल्ट आता है। क्या किया जा सकता है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें बेहतरी लाने के लिए, कि स्ट्रीट क्राइम भी कम हो, या कैमराज वगैरह बढ़ाएं, कोई टीम बनाएं, क्या करें इसको लेके? जब तो कोरोना था ना फर्स्ट फेज, और बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो स्ट्रीट क्राइम 1/3 भी नहीं रह गया था, बिकॉज कोई बाहर निकल ही नहीं रहा था, ना क्रिमिनल निकल रहा था, ना सिटीजन निकल रहा था। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ, पहली वेव ख़त्म हुई, तो उसके बाद एकदम से स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ा। वो क्रिमिनल जो कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो अब जो टाइम उन्होंने लूज़ किया था, दे वर ट्राइंग टू मेक अप फॉर दैट, तो एक बड़ा चैलेंज खासतौर पे कराची में आया। सही। अब स्ट्रीट क्राइम का डायरेक्ट रिलेशनशिप अनएम्प्लॉयमेंट रेशो से है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी इकोनॉमिक स्टेटस से है, बहुत सी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब आपको भूख लगती है ना, तो फिर आपको मज़हब भी भूल जाता है, आपको कानून भी भूल जाता है, आपने जुर्म करते हैं, अपने पेट की भूख मिटानी होती है। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो फिर आप क्राइम कमिट करते हैं। तो इसको जहाँ तक रोकने का ताल्लुक है, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर निज़ाम मैंने चाइना में देखा। अच्छा। उनका जो कैमरा का सिस्टम है, इट्स अमेजिंग। वो किसी भी शख्स को कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स, मोटरसाइकिल्स की नंबर प्लेट्स, वो जूम इन करके देख सकते हैं, वो रिकॉर्ड में देख सकते हैं ये किसकी मोटरसाइकिल है, ये बंदा कौन है। नोबडी कैन एस्केप द आई ऑफ द कैमरा इन चाइना। यही मैंने लंदन में भी देखा, यही मैंने न्यूयॉर्क, शिकागो में भी देखा, यही मैंने पेरिस में भी देखा, यही मैंने सिडनी में भी देखा। आप कहीं चले जाएं, ऑल दीज मॉडर्न एडवांस्ड कंट्रीज, उनका निज़ाम चल ही कैमरे पर आए। और ये हमारी बदकिस्मती है, इसकी जो भी वजह है कि आज चलो पाकिस्तान में भी लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट कामयाब है और चल रहा है, वहाँ स्ट्रीट क्राइम को रोकने में उससे बड़ी मदद मिली है। इस्लामाबाद में भी एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है।
तो कराची जो मेगापोलिस है, इट्स द बिगेस्ट सिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी, द नर्व सेंटर, द इकोनॉमिक हब, यू नो ऑल दैट. वी डोंट हैव अ सेफ सिटी प्रोजेक्ट वर्किंग हियर. व्हाई? उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, बट हमें उन सबको ख़त्म करना होगा. एंड वी हैव टू इस्टेब्लिश एन इफेक्टिव मॉडर्न सेफ सिटी प्रोजेक्ट हियर. अगर लाहौर में 10,000 कैमराज हैं, अगर इस्लामाबाद में 6-7 हज़ार कैमराज हैं, तो कराची में तो 20-22 हज़ार कैमराज चाहिए, जबकि हैं 2200. उसमें से भी नॉर्मली आधे काम कर रहे होते हैं. 1100 कैमरा काम कर रहा होता है. लाहौर में 10,000 कैमरा काम कर रहे हैं. तो चलें, हमें आप 20,000 नहीं, हमें चले 10,000 कैमराज ही दे दें. उससे मैं आपको बताऊं कि इतनी हेल्प मिलेगी क्राइम को कंट्रोल, स्पेशली स्ट्रीट क्राइम को, कि लोग खुश हो जाएंगे. राइट सर, मैंने वो आपका देखा था, ज़ैनुल आबिदीन एक बच्चा मेरे ख्याल है, ही वाज किडनैप्ड, और वो फिर इतना जल्दी उसको, मतलब ये बड़ा एक कार्य, बहुत अच्छा है. दैट वाज माय फर्स्ट डे इन हैदराबाद. अच्छा. मैं पहले एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध था, यहाँ से 8 मुहर्रम को मैं गया हूँ. एंड इट हैपेंड दैट इवनिंग. और वो बहरहाल किसी मजलिस पे वो लोग गए थे, और दैट किड डिसअपीयर्ड. और वी वर एबल टू रिकवर हिम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन 72 आवर्स. और ये आपके लिए भी बड़ा दुख के सुन के दुख होगा आपको कि उसमें उसकी अपनी सगी खाला इन्वॉल्व थी, उसके रिलेटिव्स इन्वॉल्व थे, एंड दे वांटेड टू एक्सटॉर्ट मनी. इट वाज लिटरली किडनैपिंग फॉर रैंसम बाय दैट किड्स ओन रिलेटिव्स. तो आज की सोसाइटी की ये अगली ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि पैसे के लिए लोग क्या कुछ करने के लिए तैयार हैं. अब ये बताइए कि जब जमील अहमद साहब को जब रिलैक्स होना होता है, जब थोड़ा सा, तो फिर क्या होता है दिमाग में? कोई किताबें चलती हैं, कोई वॉक पे चले जाते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह का सिलसिला होता है, क्या होता है? मेरे ख्याल में जो प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज है, उससे बड़ी रिलैक्सेशन कोई नहीं है. बिकॉज मेडिकली जब आप सीरियसली वर्कआउट करते हो, चाहे आप जॉगिंग करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, चाहे आप स्विमिंग करो, चाहे आप जिम में वेट ट्रेनिंग करो, कार्डियो ट्रेनिंग करो, जो भी आप करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, आपके ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो आपको यूफोरिक फीलिंग देते हैं, आपको गुड फीलिंग देते हैं, यू फील गुड, हेल्दी भी होते हैं आप हेल्दी भी होते हैं, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम काम करता है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आता है, यू कैन स्टे अवे फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, जिसे आमतौर पे हम शुगर कहते हैं. फायदे ही फायदे हैं फिजिकल एक्सरसाइज के, स्पोर्ट्स के, नुकसान कोई नहीं है. तो आप करते हैं? तो मैं वो करता हूँ. सर, मौसीकी से कोई लगाओ, मूवीज वगैरह देखते हैं, ऐसा कुछ है? आई डू. राइट. तो पुराने गाने ज्यादा सुनते हैं, नए? यार पाकिस्तान और जो इंडिया के पुराने गाने हैं, अच्छा, वो तो एवरग्रीन है. सही है. मतलब मैडम नूर जहाँ, अपना हमारे बहुत से, ये नुसरत फतेह अली खान मुझे बड़े पसंद हैं. फिर मेहदी हसन वाज अ ग्रेट नेम. फिर अक्रॉस द बॉर्डर, लता, रफ़ी, किशोर, ग्रेट नेम्स, यू नो. म्यूज़िक का तो कोई बॉर्डर नहीं होता. फिर इसी तरह आई लाइक इंग्लिश म्यूज़िक ऑल्सो. मैंने एक पोर्टुगीज कॉलोनी में यूएन मिशन किया, मोज़म्बिक में, तो पोर्टुगीज म्यूजिक बड़ा अच्छा है, स्पेनिश म्यूजिक बड़ा अच्छा है. पोर्टुगीज और स्पेनिश सिस्टर लैंग्वेजेस हैं. अच्छा. इफ यू नो पोर्टुगीज यू कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ स्पेनिश. राइट. और स्पेनिश इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. उसका म्यूजिक बड़ा अच्छा है. Right. सुनना चाहिए. वन शुड ट्राई न्यू थिंग्स, न्यू म्यूजिक, न्यू मूवीज. और मूवीज में आपको बताऊं, हमारे इल्म में जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, ज़्यादा हॉलीवुड की होती हैं या बॉलीवुड की होती हैं, चंद एक लॉलीवुड की भी होती हैं. और मुल्कों में भी मूवीज़ बनती हैं. मूवीज़ यूके में भी बनती हैं, फ्रांस में भी बनती हैं, चाइना में भी बनती हैं, जापान में भी बनती हैं. तो ट्राई डिफरेंट मूवीज़, देखें कि कहाँ क्या ट्रेंड है, क्या कल्चर है. अच्छा, शायरी से कोई दिलचस्पी? शायर मेरा ख्याल है इस दुनिया में सबसे सेंसिटिव लोग होते हैं, और वो दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं. और जो एक खूबसूरत शेर है ना, वो घंटे की तकरीर से ज़्यादा पावरफुल होता है. वो आपको एक एवर लास्टिंग मैसेज दे देता है. ये तो एक स्पेशल ब्रीड ह्यूमन बींग्स की होती है जो शायर बनती है, जो शायरी करती है. जो बड़े शायर हैं उनका नाम, जब तक ये दुनिया सलामत है, वो उनका नाम चलेगा. हमारे सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े अजीम शायर हैं. दुनिया में हर मुल्क में, हर लैंग्वेज में लोगों ने शायरी की है. ये एक ऐसा फाइन आर्ट है जो सबसे सब्लाइम है मेरे ख्याल में.
और ये आपको बताता है कि ह्यूमन माइंड कितना फर्टाइल होता है, एंड देयर इज नो लिमिट टू द ह्यूमन माइंड। इसकी सोच बहुत बुलंद हो सकती है इफ वी स्टार्ट यूजिंग इट। अगर हम इसको सप्रेस करते रहेंगे, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द कंट्री, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ थॉट इन द कंट्री। और ये जो शायर लोग हैं ना, इनके शेरों पे अगर आप गौर करें तो उसमें पूरा एक जहां जो है वो। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल आपके कलामी करके एक सवाल जरूर पूछूंगा। वो लोगों एक तासुर पाया जाता है ना, एक परसेप्शन है लोगों की, भाई जो पुलिस वाले अहबाब जो हमारे हैं वो बड़े ज़ाहिर है कि स्ट्रिक्ट और ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, या ज़ाहिर है क्रिमिनल से भी मिल रहे हैं और सब कुछ। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहब्बत, प्यार, खुलूस हर जगह हर इंसान में पाया जाता है। तो आप किस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? वो वाला उनसर जमील अहमद साहब में कहाँ है? इट शुड बी नेचुरल। अगर लव मैरिज कम्स टू यू नेचुरली, इफ इट हैपेंस टू यू, गो फॉर इट। इफ इट डजंट हैपन टू यू, डोंट लुक फॉर इट एंड ट्राई फॉर इट, देन जस्ट गो फॉर अरेंज मैरिज। बात का रिजल्ट क्या होता है, nobody knows. बिल्कुल सही। A love marriage can turn into a disaster. Yeah. An arranged marriage can turn out to be very very successful. जी। उल्टा भी हो सकता है। लव मैरिज में एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, बहुत सी रोमांटिक बातें, कमिटमेंट्स हुई होती हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब इकट्ठे रहते हैं तो उनको पूरा करना मुश्किल होता है। सही। तो इट so many times turns sour, और हमारे पास वो केसेस आते हैं, वो बच्चियाँ आती हैं जिन्होंने लव मैरिज की होती है और फिर वो बहुत मुश्किल हालात में होती हैं। सर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप नहीं रह सकता? Socialization. अच्छा, socialization. I want to see my friends. I want to meet people. I'm a social तो टाइम निकाल लेते हैं दोस्तों के लिए? animal like all other human beings. I'm a sociable person. देखिए, वो तो मैं दफ्तर में भी जो लोग आते हैं वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, वो जर्नलिस्ट हों, वो डॉक्टर्स हों, वो लॉयर्स हों, वो नोटेबल्स हों। वो सोशलाइजेशन तो आपके ऑफिस में भी चल रही होती है, टूर्स पे भी चल रही होती है, डिनर्स पे भी चल रही होती है, शादियों में भी चल रही होती है, बर्थडेज पे भी चल रही होती है। बट यू हैव टू मीट द राइट पर्सन। आप उन लोगों को मिलें जो ऑप्शनल आपके पास चॉइसेस हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी कंपनी आप एंजॉय करते हैं। आप सिर्फ ताल्लुकात बनाने के लिए ऐसे लोगों को ना मिलें, उनसे टाइम ना ग्रैब करने की कोशिश करें जिनको आप बेसिकली पसंद नहीं करते। लाइफ इज शॉर्ट, बी विद सच पीपल दैट यू लाइक, दैट यू एंजॉय टू बी विद, डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोगों को कोई ऐसी चीज़ है, मतलब आपके बारे में लोगों को क्या गलत फहमी है जो आपको लगती है कि भाई दिस इज अ थिंग दैट पीपल हैव मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट मी इवन दो दैट थिंग आई डोंट हैव? ऐसा कुछ है सिलसिला, लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो आपके हवाले? मेरे कुछ कॉलीग्स का ये ख्याल हो सकता है कि मैं मीडिया जो मेरा प्रोफाइल है वो बहुत हाई प्रोफाइल है। अच्छा। और दे मे थिंक कि ये मैं पर्सनल कोई ग्लोरिफिकेशन के लिए, पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए इसको यूज़ करता हूँ। हालांकि डीप इन माय हार्ट मैं उसको महकमे के सॉफ्ट इमेज को इम्प्रूव करने के लिए करता हूँ, मैं सोशल इश्यूज़ पे बात करने के लिए करता हूँ, मैं लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए करता हूँ, और मेरे जहन में कुछ नहीं होता। बाकी इससे अगर आपको कोई इज़्ज़त मिल जाती है, लोग आपको जानने लग जाते हैं, तो आई थिंक दैट कम्स नेचुरली विद इट। बिल्कुल सही। पर जो मेरा इंटेंशन होता है, एंड आई नो इट, आई लाइक टू स्पीक फ्रॉम माई हार्ट, एंड आई leave it to your judgment whether I was speaking from my heart. I leave it to your audience. What is their judgment? क्या मैं कोई एक स्क्रिप्ट के तहत आपसे बात कर रहा हूँ? क्या कोई आपने मुझे सवाल पहले दिए थे जिनके मैंने जवाब तैयार किए हुए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, you know it. जमील अहमद साहब में कौन सी बुरी आदत है, या उनको लोग फैमिली में ही कहते हैं, दोस्त अहबाब भी कहते हैं भाई ये आदत आप में अच्छी नहीं है, या आपको खुद भी कुछ लगता हो कि भाई ये आदत मुझे अच्छी नहीं, मुझे चेंज करनी है? सर कौन सी है वो? गुस्सा ज़्यादा आता है? ऐसा तो नहीं है? नहीं, मुझे गुस्सा ज़्यादा नहीं आता। कभी कभी आता है। मेरी बेगम को मुझसे कुछ शिकायतें हो सकती हैं, मेरी फैन फॉलोइंग ऐसी है, तो मे बी उस पर कंसर्न हो जाती है कि उसको बाज़-औक़ात वो एप्रीहेंसिव हो जाती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाकी आई हैव माय वीकनेसेस, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। गुस्सा किस बात पे आता है मुझे? जो बड़ी कोई एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल इनजस्टिस होती है, जुल्म होता है, चाहे वो पुलिस करे, चाहे वो ताकतवर लोग इस सोसाइटी के करें,
इंडिविजुअल्स करें, उस पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, एंड आई ट्राई एंड फाइट इट। सर आपके इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? टू डील विद द रूलिंग एलीट ऑफ दिस कंट्री, जो सारे लिप सर्विस तो करते हैं कि पुलिस को इम्प्रूव करना है, मॉडर्नाइज करना है, इसको पब्लिक फ्रेंडली बनाना है, लेकिन डीप इन देयर हार्ट दे ऑल वांट अस टू कंटिन्यू इन द सेम ओल्ड मैनर, इन द सेम ओल्ड वेन। They don't want us to change actually, और उसमें all segments of ruling elite are included. वो नहीं चाहते कि पुलिस एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, पब्लिक फ्रेंडली, साइंटिफिक फोर्स बने। क्या समझ आई है जमील साहब जिंदगी आपको? क्या है, व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू जमील अहमद साहब? लाइफ एक स्टेज है, इस पे एक ड्रामा हो रहा है, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर ने एक मखसूस टाइम के लिए आना है, अपना एक रोल प्ले करना है और उसने चले जाना है। जो भी इस दुनिया के स्टेज पे आया है उसने एक दिन यहाँ से चले जाना है। तो enjoy this stage show and try and contribute, play a positive role, be with the positive forces, fight the negative forces. राइट सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को आखिर में? देखिए, हम पाकिस्तानी हैं और थर्ड वर्ल्ड से हमारा ताल्लुक़ है। लोग जुर्रत नहीं ये करते कहने की कि हम एक बैकवर्ड सोसाइटी हैं। हमें मॉडर्नाइज होना है, हमें सिविलाइज्ड होना है, हमें मेहनत करनी है। हमारे तमाम जो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं उसमें हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। पहले 100-125 मुल्कों में हमारा नाम ही नहीं आता, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ मीडिया हो। हम किसी में भी दुनिया के पहले 100-125 मुल्कों में नहीं आते। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसकी कोई बात ही नहीं करता। हमारे रिसोर्सेज डिविडल करते जा रहे हैं। वी हैव टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन, वी हैव टू एजुकेट आवर पीपल, वी हैव टू रीसेट आवर प्रायोरिटीज़, वी हैव टू एलोकेट सफिशेंट फंड्स फॉर द एजुकेशन सेक्टर एंड द हेल्थ सेक्टर। बिकॉज जब तक लोग सेहतमंद नहीं होंगे, जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। We'll keep having more problems. We have to handle extremism. जो भी हमारी सोसाइटी में है, टेररिज्म पे हमने बहुत हद तक काबू पा लिया है। उसमें पाक फ़ौज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का और पुलिस का बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन एक्सट्रीमिज़म पे अभी तक हम काबू नहीं कर पाए। एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज हमारी सोसाइटी में बहुत हैं। वी हैव टू एक्नॉलेज दैट, वी हैव टू फाइंड आउट एंड डिग आउट द रीजंस फॉर दैट। क्या हमारी माजी की पॉलिसीज़ हैं जो ज़िम्मेदार हैं इस सिचुएशन की? Do we need to change those policies? If we need to change those policies, let's change them today, because it's going to be very late if we decide it after a couple of years. Thank you so much. आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए बेहद दुआएं। और आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि खुदा आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और आपको वो हिम्मत और ताकत और हौसला दे कि जो आप अज़्म लेके चल रहे हैं, जो आप मकसद लेके चल रहे हैं। Very kind of you, sweet words. God bless you. अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टेक केयर सर। मैं आप सबको जी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को देखा। आई एम श्योर कि आपने पूरी इस कॉन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।